हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सभी। मैं हूं आपका अरविंद यादव और आप देख रहे हैं अपना प्यारा चैनल परमार्थ इंडिया। तो बच्चों, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स का यह है दूसरा लेक्चर और आज बात करेंगे हम आयोनाइजेशन एंथैल्पी की। मतलब आयोनाइजेशन एंथैल्पी से हम क्या कर रहे हैं, शुरुआत कर रहे हैं इस लेक्चर की बच्चों। तो क्या है बच्चों, आयोनाइजेशन एंथैल्पी या फिर आयोनाइजेशन एनर्जी या आयोनाइजेशन पोटेंशियल, कुछ भी बोलो तो बच्चों क्या है बच्चों, आयनाइजेशन एनर्जी लिख दो, आयनाइजेशन एनर्जी या आयनाइजेशन एंथैल्पी। अब भैया आयनाइजेशन एनर्जी और आयनाइजेशन एंथैल्पी तो मुझे लगता है कि आप सभी जानते होंगे, 12th क्लास में आ गए, जेई और नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं आप। तो क्या है बच्चों, अब देख लीजिए, आपको बता देता हूं कि कोई भी आइसोलेटेड गैसियस एटम है, आइसोलेटेड गैसियस एटम मतलब आपने बल्क में से एक एटम निकाल लिया, किसी मॉलिक्यूल में से एक एटम निकाल लिया और एक गैसियस फॉर्म में ले आए और इसे एनर्जी दी और एनर्जी देते रहे तब तक जब तक कि एक इलेक्ट्रॉन नहीं निकल गया। मतलब द मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी जो क्या है, किसी भी एटम को दी जाती है लूजली अटैच्ड इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। क्या बच्चों, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू रिमूव a loosely attached electron from an isolated gaseous atom। यहां से जो बाहर वाला होगा वही आसानी से निकल जाएगा, उसे आयनाइजेशन एनर्जी या आयनाइजेशन एंथैल्पी बोलते हैं। आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। आपको बता दें बच्चों कि डी ब्लॉक में अगर बात करें हम और यहां पर फर्स्ट सीरीज या कोई सी सीरीज की बात करें, तो अगर ग्रुप में हम पीरियड में आप इधर से इधर चलते हैं तो जेड इफेक्ट बढ़ता है बच्चों। क्या, जेड इफेक्ट बढ़ता है, आपको पढ़ा चुके हैं। जब जेड इफेक्ट बढ़ेगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल हो जाएगा। यहां पर क्या है बच्चों, जो न्यूक्लियस का अटैक है, मतलब अट्रैक्शन है जो इलेक्ट्रॉन पर, वो बढ़ जाएगा तो इलेक्ट्रॉन आसानी से नहीं निकलेगा। यानी आयनाइजेशन एंथैल्पी, आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू जो है बढ़ जाएगी। इधर जाने पर क्या है, बढ़ती है बच्चों। और अगर नीचे आए, ठीक है बच्चों, ongoing in period, ongoing left to right, left to right in period। अब बात करें नीचे, अब आप नीचे आएंगे तो आप देख रहे हैं कि साइज बढ़ता है, एटॉमिक साइज बढ़ता है और एटॉमिक साइज बढ़ेगा तो बड़े एटम से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होगा कि वो ज्यादा दूरी पर होगा बच्चों। तो यहां पर क्या है बच्चों, जो आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू है वो नीचे आने पर घटती है। ये मैं जनरल ट्रेंड बता रहा हूं, जनरल ट्रेंड में ऐसा ही होता है। बट भैया ये ठहरा डी ब्लॉक और डी ब्लॉक में एक्सेप्शन नहीं निकला तो फिर क्या बात करनी। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ऑर्डर, क्या बच्चों, ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी जो होता है बच्चों, आप देख रहे हैं ऊपर से नीचे पर साइज बढ़ रहा है, साइज बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रॉन निकालना आसानी। ऊपर वाला साइज सबसे छोटा, यानी हम सोचेंगे कि 3D जो है बच्चों, 3D सीरीज वो सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एंथैल्पी होगी। उससे नीचे कौन सी होती है, 4D सीरीज होती है। क्या जो 4D सीरीज होती है और सबसे नीचे 5D सीरीज होती है। सोच रहे हैं कि उसमें क्या है, नीचे को साइज घट रहा है, बढ़ रहा है। बट आपको पता होगा बच्चों कि 5D सीरीज, क्या बच्चों, 5D सीरीज, 4 सीरीज, यहां 3D सीरीज लिखें, चलो लिख देते हैं 3D सीरीज। तो यहां होता क्या है, यहां पर आके ट्रेंड उल्टा हो गया, क्योंकि आपको पता है कि ऊपर से नीचे जाते हैं तो 5D और 4D में क्या हो जाता है, 4D के बाद यहां पर लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होने की वजह से साइज लगभग बराबर हो गया, साइज बराबर हो गया, बट न्यूक्लियर चार्ज बड़ा है। मतलब जेड इफेक्ट एकदम क्या होता है, धड़ल्ले से बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इसलिए क्या है बच्चों, ये सबसे पहले नंबर पर आ जाता है आयोनाइजेशन एंथैल्पी के ऑर्डर में बच्चों। क्या है बच्चों, इसलिए ये क्यों है बच्चों, ड्यू टू वीक स्क्रीनिंग इफेक्ट, स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ 4f इलेक्ट्रॉन्स,
क्या बच्चों, 4f इलेक्ट्रॉन्स की वजह से क्या होता है, वीक स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है, तो जेड इफेक्ट बहुत बुरी तरीके से बढ़ जाता है, या फिर मैं कह सकता हूं लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन कह सकता हूं मैं। इसकी वजह से क्या है, ये सिस्टम होता है। समझ रहे हैं ना बच्चों? तो बात समझ में आ गई होगी। एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी देनी पड़ती है वो पता ही है आपको। उसे आयनाइजेशन पोटेंशियल, इधर जाने पर घटता बढ़ता है, इधर जाने पर घटता है, पर एक्चुअल ऑर्डर ये रहता है 5D टॉप पर पहुंच जाती है। क्यों? लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। चलिए दो चार बातें और करते हैं बच्चों। यहां दो चार बातें ये करेंगे कि अगर बात करें फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी के बच्चों, या फिर मैं लिख देता हूं आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट, ठीक है, आयनाइजेशन एंथैल्पी फर्स्ट या आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट। जो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी होती है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, आप देखते हैं कि जो एनसीईआरटी में जनरली आपको ये लाइन लिखी हुई मिल जाएगी, जो क्रोमियम है बच्चों, क्रोमियम है, क्रोमियम, और दूसरा है जिंक। क्रोमियम की क्या होती है, लो होती है बच्चों, क्या लो होती है, और जिंक की क्या होती है, हाई होती है। फर्स्ट है आयनाइजेशन एंथैल्पी क्यों होती है क्रोमियम की लो? क्योंकि क्रोमियम एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद स्टेबल D5 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर करता है बच्चों। ठीक है बच्चों? तो यहां पर क्या बच्चों, एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद आफ्टर, या फिर इट एक्वायर स्टेबल D5 कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, आफ्टर रिमूवल आफ्टर रिमूवल ऑफ वन इलेक्ट्रॉन इट एक्वायर स्टेबल D5 कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है बच्चों, ये बात यहाँ की यहाँ मिक्स मत कर देना। ठीक है बच्चों, D5 कॉन्फ़िगरेशन। और इसमें क्या है बच्चों, क्या है बच्चों, इलेक्ट्रॉन हैज टू बी रिमूव्ड फ्रॉम स्टेबल 3D10 4s2 कॉन्फ़िगरेशन। तो 3D10 4s2 कॉन्फ़िगरेशन के 4s से इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा। ये इलेक्ट्रॉन नहीं निकालने देगा, इसलिए क्या होता है, आयनाइजेशन एंथैल्पी हाई होती है। अगर हम सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात करें, आयनाइजेशन एंथैल्पी अगर सेकंड की बात करें, तो सेकंड में क्रोमियम की भी हाई होती है बच्चों, क्या, और दूसरा कॉपर की भी हाई होती है, कॉपर की भी हाई होती है। क्यों? इसमें D10 क्या बच्चों, इलेक्ट्रॉन कम्स फ्रॉम स्टेबल D5 और इलेक्ट्रॉन कम्स फ्रॉम स्टेबल D10। इसलिए क्या होता है बच्चों, कॉपर में, ये एनसीईआरटी में बताए हुए हैं, इनके बारे में मैंने इसलिए बता दिया, बाकी तो और भी एग्जांपल हो सकते हैं। ठीक है बच्चों, क्रोमियम और कॉपर की हाई क्यों होती है, इलेक्ट्रॉन कम्स फ्रॉम स्टेबल D5, इलेक्ट्रॉन कम्स फ्रॉम स्टेबल D10 से आता है बच्चों। इतना आपको पता होगा। और यहाँ जिंक की बात करें, जिंक की हाई क्यों है, इन तीनों की हाई है कि इलेक्ट्रॉन हैज़ टू बी रिमूव्ड फ्रॉम स्टेबल D10 4s2 और D10 कॉन्फ़िगरेशन, 4s से निकलेगा, ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। और इसमें क्या है बच्चों, इट एक्वायर्स स्टेबल D5 कॉन्फ़िगरेशन आफ्टर रिमूवल ऑफ वन इलेक्ट्रॉन। तो ये हो गई बच्चों क्या, आयनाइजेशन पोटेंशियल की बात। और ये वाला ऑर्डर जरूर याद रखना, 5D जीत गया। सही बच्चों? चले नोट करिए, या फिर इसका लीजिए स्क्रीनशॉट, और मैं करता हूं इसे इरेज। और मेरे प्यारे बच्चों, कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? वैसे तो ये पढ़ाई का अच्छा खासा मौसम है, ना ही तो बहुत ज़्यादा इस समय ठंड है और ना ही बहुत ज़्यादा गर्मी। मान लीजिए थोड़ा पंखा चला लीजिए, बस इसके ज़्यादा एसी वेसी की कोई ज़रूरत नहीं। बट जो लोग हैबिचुअल हैं वो कोई दिक्कत नहीं है। कूलर वगैरह इस समय नहीं चल रहा है। और भाई
ये डिपेंड करता है कि आप रहने वाले कहाँ के हैं ये भी डिपेंड करता है। अगर पहाड़ी क्षेत्र के आप रहने वाले हैं तो वहाँ तो मौसम ही हमेशा बढ़िया रहता है। तो ये अच्छा टाइम है पढ़ाई करने का। जो बोर्ड्स वाले हैं और जो 12th वाले बच्चे हैं उनका हाफ ईयरली हो गया होगा या फिर चल रहा होगा या फिर होने वाला होगा। तो डट जाइए एकदम पूरी अच्छी तरीके से। और एक टिप और देना चाहूँगा बच्चों की, बच्चों का ये रहता है कि यार उस वाली किताब में ये बात लिखी है, उस वाली किताब में ये बात लिख ली है, या फिर मैं ये किताब अभी पढ़ रहा हूँ उसके बाद वो लगाऊंगा, फिर वो करूँगा, फिर वो करूँगा, फलाना करूँगा, ढिमका करूँगा। अरे भैया एक बात सुनो, आपको सबसे अच्छी बात उन लोगों के साथ होती है जो 11 से पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। आप एक बुक पढ़ो, 2 पढ़ो, 3 पढ़ो, 4 पढ़ो, मैं मना नहीं कर रहा। आप स्कूल के, कोचिंग के या फिर ऑनलाइन कोचिंग के कहीं के नोट्स पढ़ सकते हैं। बट एक बात समझिए बच्चों कि एक बार जब चैप्टर पढ़ो तो इतनी शिद्दत से पढ़ो कि उसके बाद आपको अमेंडमेंट करना नहीं पड़े, उसमें चेंज करना नहीं पड़े। एक बार कितनी बुक्स पढ़ लो, उसके बाद फाइनल नोट्स बना लो। वो नोट्स पढ़ने हैं जब तक कि सिलेक्शन नहीं हो जाता। बीच में 20-25 बुक पढ़े हो कुछ नहीं बेटे, लौट फिर के चीज़ें तो वही होती हैं। ठीक है, मदर अपनी एनसीईआरटी है ही किसी भी चीज़ की। ठीक है, मैं बायोलॉजी में एनसीईआरटी बिल्कुल ब्लाइंडली फॉलो करनी होती है। फिर उसके बाद केमिस्ट्री, फिर उसके बाद फिजिक्स में न्यूमेरिकल वगैरह ज़्यादा आते हैं, उसके बारे में टिप्पणी नहीं करूँगा। बट इतना तो मैं कहूँगा कि एक बार में चैप्टर कितनी भी बुक से पढ़ लो और उसे लिख लो और पूरी साल वही पढ़ो। बार बार अलग अलग बुक करने की कोई ज़रूरत नहीं। हाँ, न्यूमेरिकल कर सकते हो आप, बिल्कुल कर सकते हो। चलिए आगे बात करते हैं। दूसरी चीज़ क्या होगी बच्चों, हम बात करते हैं अगला तीसरी प्रॉपर्टी बात करते हैं मेटेलिक करेक्टर। मेटेलिक मेटेलिक करेक्टर की बात करते हैं बच्चों, तो आपको बता दें कि सारे के सारे डी ब्लॉक के एलिमेंट मेटल हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सही है। और टेंसाइल स्ट्रेंथ, डक्टिलिटी या फिर ये सारी चीज़ें हैं, कंडक्टर होते हैं, ये सब जानते हैं, कोई नई बात नहीं है। हाँ, और आप 9th क्लास में पढ़ते हो, उन्हें पीटने पर आवाज़ आती है, ये वो सब चीज़ आपको पता है। बट मेन चीज़ क्या है इसमें कि सारे मेटल होते हैं और मेटेलिक बॉन्ड है। तो 2-4 बातें जो करने वाले हैं हम मेटेलिक बॉन्ड के ऊपर करेंगे। इनका जो D और NS2 और N-1D या NS-N-1D दोनों के इलेक्ट्रॉन एक साथ पार्टिसिपेट करते हैं बॉन्ड फॉर्मेशन में, यानी मेटेलिक बॉन्ड इनका बड़ा दमदार होता है। और इसके बाद एक चीज़ और आती है, एनसीईआरटी हमारी चुप पड़ जाती, नहीं बोलती, कुछ साइड बुक बोलती हैं, कुछ नहीं बोलती हैं। आपको बता दूं, यहाँ कोवेलेंट नाम की भी एक चीज़ होती है, भी पढ़ते हैं तो समझेंगे कि डी ब्लॉक की जो मेटल्स होती हैं बड़ा अच्छी खासी मेटल्स होती हैं। और आप देखते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल बड़ी आराम से दबा दो तो दब जाती हैं और बहुत चाकू से भी काट सकते हैं अल्कली मेटल के लिए भी। ठीक है बेटा, बट ये क्या होती है, ऐसा नहीं, लोहा होता है इसमें, टंगस्टन होता है, ये सब डी ब्लॉक के एलिमेंट है। बहुत क्या होते हैं बच्चों, बहुत ही हार्ड होते हैं बच्चों। ठीक है, इनकी हार्डनेस का कारण क्या, ये सब पढ़ने वाले। तो क्या बच्चों, ऑल दी डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर मेटल्स। सबसे पहली बात। दूसरी क्या बात है बच्चों, दे हैव, क्या बच्चों, दे हैव स्ट्रॉन्ग, क्या बच्चों, स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड। क्यों मेटेलिक बॉन्ड? बिकॉज बोथ NS and N-1D इलेक्ट्रॉन्स, क्या बच्चों, पार्टिसिपेट इन मेटेलिक बॉन्ड। तो क्या है बच्चों, दे हैव स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड बिकॉज
both ns and n-1 d इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट इन मेटेलिक बॉन्ड फॉर्मेशन। बड़ा गदर मेटेलिक बॉन्ड होता है इनका, और ये मेटेलिक बॉन्ड होने के पीछे इनका रीजन क्या है, ns और n-1 d इलेक्ट्रॉन भी पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है बच्चों, ये हो गई दूसरी बात। तीसरी बात करें बच्चों कि जो हाई स्ट्रॉन्ग मेल्टिंग जो स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड होता है उसी की वजह से ये मेटल हार्ड होती है बच्चों। क्या बच्चों, ड्यू टू स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड, दीज आर, या फिर क्या हूं, these have, लिखो, these have हाई डेंसिटी। क्या बच्चों, हाई डेंसिटी एंड एनर्जी ऑफ एटोमाइजेशन, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, तो हाई एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। क्या बच्चों, ड्यू टू स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड दीज हैव हाई डेंसिटी और एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन पढ़ेंगे कि एटम में अलग करने के लिए जो एनर्जी दी जाती है एटम में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है बच्चों, और हाई डेंसिटी होती है इनकी। बात समझ में आई, हाई डेंसिटी इनकी होती है। अब एक चीज और है बच्चों कि ये बहुत ही ज़्यादा हार्ड होती हैं बच्चों, और इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होते हैं। इनकी हार्डनेस की वजह क्या है एक्चुअल में, तो इनकी हार्डनेस की वजह है इनमें प्रेजेंट कोवेलेंट बॉन्ड। देखा ना, कोवेलेंट बॉन्ड ही होता है ना, डायमंड में कितना ज़्यादा हार्ड होता है। तो काफ़ी हार्ड ये इसलिए होती हैं कि इनकी डी आपस में ओवरलैप कर जाती हैं। डी के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपस में ओवरलैप करती हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की ऑर्बिटल, और क्या बनाती हैं, कोवेलेंट बॉन्ड बनाती हैं। क्या बच्चों, कोवेलेंट बॉन्ड बनाती हैं। बात समझ में आ रही हो क्या होता है बच्चों कि कोवेलेंट फॉर्मेशन की वजह से इनका क्या होता है, जो मेटेलिक बॉन्ड जिसे बोल रहे हैं वो कोवेलेंट बॉन्ड और मेटेलिक बॉन्ड दोनों का मिक्सचर है भाई साहब, समझ रहे हैं ना। तो क्या है बच्चों, दीज हैव, क्या बच्चों, दीज हैव, कह सकते हैं कि ये जो मेटल्स हैं, या फिर लिखो दीज आर हार्ड। क्या बच्चों, हार्ड एंड हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ड्यू टू कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड। ये कोवेलेंट बॉन्ड से चौंकना मत, जो डी होती हैं ड्यू टू कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म्ड बाई अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन। क्या बच्चों, फॉर्म्ड बाई अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन्स। अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। इसे प्रूव भी करेंगे आगे, बात समझेंगे कि हाँ यार वास्तव में कोवेलेंट बॉन्ड बनता है कि हाँ बनता है। ये कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन की वजह से ही मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट इनके क्या होते हैं बच्चों, हाई होते हैं। और ये हार्डनेस को साफ साफ दर्शाता है। दो चीजें हैं कि भैया इसमें मेटेलिक बॉन्ड है या नहीं है, बोले है, कंडक्टिविटी शो करता है क्योंकि इसमें मेटेलिक बॉन्ड है, और दूसरी बात क्या है, हार्ड है, इसमें कोवेलेंट बॉन्ड है। चलिए इसे नोट कर लीजिए या फिर इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट, और बात करते हैं हम तीसरी बात, मेटेलिक नहीं मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं बच्चों। क्या, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। चलिए समझते हैं क्या होता है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट।
सर ये भी समझाओगे? ये तो हमें पता है, बचपन से आता है मेल्टिंग पॉइंट, बस ये समझा दो ऑर्डर क्या होता है। चलिए जैसी आपकी इच्छा। तो बच्चों क्या है, चौथी है, चलिए चौथी रहने दीजिए। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट। अब बच्चों यहां पर बड़ा अच्छा सा लहराता हुआ ग्राफ एनसीईआरटी ने बना रखा है। ठीक है बच्चों, पर मैं आपको ग्राफ नहीं बना रहा हूं, मैं आपको यहां ऐसे ही समझाऊंगा बिना ग्राफ के। तो मेल्टिंग पॉइंट क्या है बच्चों, यहां मेटल स्कैंडियम से स्टार्ट होता है, इसकी स्कूटी बेच कर, हाँ थोड़ा सा दूर दूर कर देते हैं, बेच कर मन फीका कोई नहीं क्यूट जानी। ठीक है, अब ये क्या होगा, स्कूटी या स्कूटर या ला एसी, टी जरा हाफ बो नवाब था। ठीक है, और करोड़ मोल बाला। ठीक है, और ये हो गया, ठीक है, और मन तक रे फी रू ओस फ्रोज कौन रहेगा इर्रेगुलर, नहीं पढ़ोगे तो पिटोगे। सही है, कौन आगे आए और जिंक कैडमियम मरकरी। क्या बच्चों, जिंक कैडमियम मरकरी। ठीक है, सॉरी ये जिंक कैडमियम मरकरी। अब यहां पर एक चीज समझिए बच्चों, आपको बता दूं इसमें क्या होगा, 4s2 3d1। सही, ये क्या होगा बेटा, 4s2 3d2 4s2 3d3 और 4s1 3d5 और 4s2 3d5 और भैया यहाँ पर 4s2 3d6 4s2 3d7 4s2 3d8 4s2 3d9 4s2 3d10। अब भैया यहां से यहां तक आप देख रहे होंगे कि यहां से यहां तक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं। कहां तक, यहां तक नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं बच्चों। क्या है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स क्या है बच्चों, बढ़ रहे हैं। तो मेल्टिंग पॉइंट क्या है बच्चों, बढ़ रहा है। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट लिख दो, चलो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। और यहां से आके यहां तक क्या है बच्चों, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन घट रहे हैं। तो क्या है बच्चों, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट भी घट रहा है बच्चों। यानी आप मान के चलिए कि जितने ज्यादा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, मेटेलिक बॉन्ड उतना ही ज्यादा स्ट्रांग होता है बच्चों। क्या स्ट्रांग होता है, या फिर मैं कह दूं जितने ज्यादा डी में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो बहुत जबरदस्त कोवेलेंट बॉन्डिंग कर रहे हैं। इसलिए क्या है बच्चों, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है। और यहां पर क्या है, देखो यहां तक इसमें
इसमें देखिए बच्चों, इसमें यहाँ डी में 1 है, डी में 2 है, डी में 3 है, डी में डायरेक्ट 5 हो गए, क्योंकि एक एस का आगे यहाँ डी में 5 है बच्चों। तो यहाँ पर हो क्या रहा है अल्टीमेटली, यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड डी में बढ़ते जा रहे हैं, या नंबर ऑफ अनपेयर्ड बढ़ते जा रहे हैं, डी में 5 हो गए यहाँ पर आते हुए, और यहाँ उसके बाद पेयरिंग स्टार्ट हो गई, 6 हो गए, 7 हो गए, यानी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम है जब 6 हो गए। अब यहाँ पर 5 अनपेयर्ड है डी में, यहाँ डी में 4 अनपेयर्ड है, यहाँ डी में 3 अनपेयर्ड है, डी में 2 अनपेयर्ड है, डी में 1 अनपेयर्ड है, डी में 0 अनपेयर्ड है। समझ रहे हैं बच्चों? तो इसलिए क्या है, ये मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर आ गया। चलिए एक चीज और समझाते हैं। यहां पर ये जो है करोड़ मोल वाला क्रोमियम, मॉलिब्डेनम और टंगस्टन की बात करते हैं बच्चों, इनका क्या है बच्चों, हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। क्या बच्चों, हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट, यानी मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट कह सकते हो, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। इनका हाईएस्ट मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट, ऐसे लिख दो, हाईएस्ट लिख दो, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। हाईएस्ट क्यों होता है बच्चों, क्यों, क्योंकि मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। क्या बच्चों, मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। और इनकी बात करें, जिंक, कैडमियम, मरकरी, पूरे में क्या होता है बच्चों, इसकी बात करें हम तो कहेंगे बच्चों हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट, और यहां का बच्चों लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। क्यों, कि बच्चों इसमें क्या होता है बच्चों, इसमें कोई भी कंप्लीटली फिल्ड, ठीक है बच्चों, फुली फिल्ड डी बच्चों, डी में कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, फुली फिल्ड डी, और फुली फिल्ड डी होगी तो नो कोवेलेंट बॉन्ड, तो कोई भी कोवेलेंट बॉन्ड इसमें नहीं बनेगा। वैसे ऐसा एनसीईआरटी ने कोई कोवेलेंट बॉन्ड का जिक्र नहीं किया है। अब इसके बाद यहां नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़े तो कोवेलेंट, यहां पर क्या है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट यहां तक बढ़ता चला है, यहां मैक्सिमम हो गई, 6 अनपेयर्ड है। इसके बाद यहां पर फिर पेयरिंग स्टार्ट हो गई, घटना स्टार्ट हो गया। बट ये मैग्नीज और टेक्नीशियन, इसमें बात करेंगे, ये एक्सेप्शनली क्या होता है, इनमें एक डिप होता है। आप ग्राफ देखेंगे एनसीईआरटी में तो क्या बच्चों, लो मेल्टिंग पॉइंट होता है इनका बच्चों, क्या, लो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है इनका। क्यों बच्चों, क्योंकि हैव स्टेबल D5 कॉन्फ़िगरेशन, D5 और D5 कॉन्फ़िगरेशन का मतलब ये ऐसा माना जाता है कि भैया ये डी के इलेक्ट्रॉन ना, ये कहते हैं भैया हम ना जा रहे बॉन्ड बनाने। बोले काहे नहीं जा रहे, बोले हम तो मस्त हैं, हम आराम से खूब मजे ले रहे हैं, स्टेबल है D5 कॉन्फ़िगरेशन। तो क्या बच्चों, वीक मेटालिक बॉन्डिंग। क्या बच्चों, वीक मेटालिक बॉन्डिंग। इसलिए ये इनमें क्या होता है बच्चों, डिप होता है। बाकी सही है, यहां से जाएगा, बढ़ता हुआ जाएगा, फिर गिरता हुआ चला जाएगा। यहां मैक्सिमम हो गए ना तो एकदम सटाक से बढ़ गया, फिर धीरे धीरे यहां नीचे वाले में कोई चोचला नहीं है, यहां तक मेल्टिंग पॉइंट बढ़ा, यहां से घटना स्टार्ट हो गया, लास्ट तक घटता रहता है। अगर इन्हें दोनों का एक्सेप्शन मान लो तो क्या है बच्चों, यहां तक घटेगा, बढ़ेगा और फिर घटेगा। ये हो गई भैया बात। आई होप आपकी समझ में आ गई होगी। ये चोचला है क्या बच्चों, मेटेलिक बॉन्डिंग का, सॉरी मेटेलिक बॉन्डिंग कह रहा हूं, मेटेलिक, अरे क्या कह रहा हूं, मेल्टिंग पॉइंट का। मेटेलिक मुंह में से निकल रहा है यार, क्या दिमाग खराब हो रहा है। वीक मेटेलिक बॉन्डिंग, मेल्टिंग पॉइंट कम हो गया। अब एक चीज समझिए बच्चों, आपको बता दूं कि जो अभी क्वेश्चन के माध्यम से आगे और समझा दूंगा। यहाँ पर एक चीज़ और है कि ऊपर से नीचे आएंगे। ये 3D सीरीज़ है बच्चों, ये 3D सीरीज़ है, ये 4D सीरीज़ है और ये 5D सीरीज़ है। आप समझ रहे हैं ना बच्चों। तो जो मेल्टिंग पॉइंट है
वो ऑर्डर ऑफ मेल्टिंग पॉइंट की बात करें बच्चों, ऑर्डर ऑफ मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो क्या होगा बच्चों, 3D सीरीज़ के, उससे ज़्यादा 4D सीरीज़ का, उससे ज़्यादा 5D सीरीज़ का। और क्या है बच्चों, ये ऑर्डर होता है क्या, 3D 4D और 5D सीरीज़। आई होप बात आपके समझ में आ गई होगी। 3D ज़्यादा 4D, 4D से ज़्यादा 5D। तो ये हो गई बच्चों मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट की बात। चलिए मैं इसे इरेज करता हूं और इरेज करने के बाद आपको एक क्वेश्चन लिखते हैं एक दो, फिर उसका आंसर निकालेंगे। तुम जहां मैं वहां दिल तेरा ये सांस। चलिए बेटा अब बात करते हैं बच्चों विच इज करेक्ट ऑर्डर। क्या बच्चों क्वेश्चन लिखते हैं यहां पर, नंबर 1 विच इज करेक्ट ऑर्डर, विच इज करेक्ट ऑर्डर ऑफ मेल्टिंग पॉइंट। देख लीजिए ए, भैया ये क्वेश्चन ना होते बल्कि कंसेप्ट होते हैं। एक देख लीजिए कॉपर, ठीक है, कॉपर नहीं करते हैं, पहले करते हैं जिंक कैडमियम मरकरी, जिंक कैडमियम मरकरी, सही है। बी करते हैं बेटा कौन आगे आई, ये ऐसे और ये ऐसे। सी करते हैं, सी में करते हैं हम, कोई बात नहीं, करोड़ मूल बाला। और डी में करते हैं क्रोमियम मैग्नीज आयरन। क्या बच्चों, क्रोमियम मैग्नीज आयरन, ठीक है। या फिर उल्टा कर दें, चलिए उल्टा, चलो कोई बात नहीं, ऐसा कर दो, कोई दिक्कत ना है ना, वरना ऐसे कर देते हैं ऐसे, ठीक है बच्चों। तो ये मेल्टिंग पॉइंट का करेक्ट ऑर्डर कौन सा, विच इज नॉट कर देते हैं, विच इज नॉट करेक्ट ऑर्डर। गलत ऑर्डर कौन सा है इसमें, बताइए बच्चों, कौन सा गलत ऑर्डर होगा, कौन सा ऑर्डर इसमें सही नहीं होगा। किधर गया दूसरा मार्कर, दूसरा मार्कर, चलिए कोई बात नहीं, एक ही मार्कर से कर लेते हैं काम, चलिए कोई बात नहीं। तो बच्चों यहाँ पर देखिए बच्चों, जिंक कैडमियम मरकरी, आप कह रहे होगे सर ने बताया कि 5D का मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा है तो इसका ज़्यादा होना चाहिए, नहीं, इसमें उल्टा होता है। आपको पता होगा बच्चों कि ये जो है ना मरकरी वैसे लिक्विड होता है, कॉपर सिल्वर गोल्ड, हो सकता है यहाँ कन्फ्यूजन हो, यहाँ तो कन्फ्यूजन होगा ही नहीं, टंगस्टन सबसे ज़्यादा, फिर ये बिल्कुल करेक्ट ऑर्डर बताया सर ने, यहाँ पर कन्फ्यूजन हो सकता है। फिर यहाँ पर देख लो भैया मैग्नीज में डिप होता है, तो करेक्ट यही वाला नहीं है, बाकी सब करेक्ट है। ये बात ध्यान से रखना बेटा, इसे ये ऑर्डर उल्टा होता है और ये ऑर्डर ये होता है, तो आप ध्यान रख लीजिए। आप ये बल्कि क्वेश्चन नहीं, ये कॉन्सेप्ट है बच्चों, समझ रहे ना बट। तो ये ध्यान रखनी, कॉपर का सिल्वर से ज़्यादा होता है और सिल्वर से ज़्यादा गोल्ड का होता है। कुछ लोग इसे बराबर भी मान लेते हैं बट थोड़ा सा ज़्यादा होता है गोल्ड का, ठीक है। ये तो करेक्ट है ही। ये आपको पता है क्रोमियम में सबसे ज़्यादा होता है, फिर मैग्नीज में डिप आता है, ठीक है, फिर आयरन का होता है, फिर ये होता क्रोमियम आयरन मैग्नीज, ठीक है बेटा। तो ये होगा एक बात। और आगे बात करते हैं हम क्या, डेंसिटी की। चलिए बेटा, पांचवी प्रॉपर्टी की बात करेंगे। पांचवी प्रॉपर्टी में पढ़ेंगे हम क्या, डेंसिटी। डेंसिटी, डेंसिटी का नाम जैसे ही आता है वैसे ही आपके दिमाग में एक बात आती है, डेंसिटी इक्वल्स टू क्या है, मास अपॉन वॉल्यूम। मतलब किसी का मास बढ़ेगा तो डेंसिटी डेफिनेटली बढ़ेगी, और वॉल्यूम यानी साइज बढ़ेगा तो डेंसिटी घटेगी। समझ रहे हैं।
अब आपको बता दूं आपकी जानकारी के लिए कि यहाँ पर 3D सीरीज़ में हम बात करते हैं स्कैंडियम, हाँ, स्कूटी, बीच, कर, मन, फीका, कोई नहीं, क्यूट, जानी। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, इधर से इधर जा रहे हैं तो साइज छोटा होता जा रहा है, साइज घटता जा रहा है, तो डेंसिटी बढ़ती जा रही है, डेंसिटी बढ़ती जा रही है। और डेंसिटी बढ़ते बढ़ते यहाँ पर आके डेंसिटी क्या हो गई बच्चों, लगभग बराबर हो गई। डेंसिटी क्या हो गई बच्चों, बराबर हो गई। क्यों? क्योंकि साइज बराबर हो गया। और यहाँ पर घट गई डेंसिटी। क्या बच्चों, इसे ऑर्डर ऑफ डेंसिटी कह सकते हो बच्चों, ऑर्डर ऑफ डेंसिटी। अब यहां पर इधर से इधर जा रहे हैं तो क्या हो रहा है बच्चों, साइज घट रहा है। मजे की बात देखो, मास बढ़ रहा है, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ रहा है ना, मास बढ़ रहा है, दोनों बात है फैमिली। इसलिए क्या है बच्चों, इसीलिए क्या है, डेंसिटी। डेंसिटी क्या है बच्चों, बढ़ रही है। यहां पर क्या हो रहा है बच्चों, यहां पर साइज क्या है ना बेटा, कांस्टेंट है, साइज सिमिलर है, सिमिलर, इसलिए क्या है बच्चों, इसलिए डेंसिटी, डेंसिटी सेम है। और यहां पर क्या है बच्चों, साइज जो है बढ़ गया। जिंक के केस में साइज बढ़ा तो डेंसिटी घटी, डेंसिटी घट गई, साइज बढ़ गया तो डेंसिटी घट गई। अब आ जाते हैं कहां, ऊपर से नीचे। तो आपको बता दें, तो ऊपर से नीचे जा रहा है, मास बढ़ रहा है, तो क्या बेटा, मास बढ़ रहा है। तो क्या बच्चों, यहां 3D कर दिया हमने, और फिर 4D कर दिया, यहाँ 5D कर दिया, तो मास जाते नीचे जाने पर क्या बच्चों, मास बढ़ रहा है, तो क्या है, डेंसिटी बढ़ेगी बच्चों। क्या, मास बढ़ा तो डेंसिटी बढ़ी। और साइज क्या है बच्चों, साइज बढ़ रहा है। यहाँ पर साइज बढ़ने से क्या है बच्चों, आप सोच रहे होंगे कि साइज बढ़ा तो ये साइज बढ़ा, ये बढ़ा तो डेंसिटी घटेगी, बट यहां पर डोमिनेटिंग फैक्टर साइज है, सॉरी यह डोमिनेटिंग फैक्टर मास है, मैं गलत बोल गया, डोमिनेटिंग फैक्टर क्या है, मास है। बट यहां जाके डेंसिटी बेनतहा बढ़ जाती है, क्योंकि 4D और 5D के बाद क्या है बच्चों, साइज सेम सा हो जाता है। और साइज सेम सा हो जाता है और मास धड़ल्ले से बढ़ा हुआ होता है, तो डेंसिटी बहुत ज़्यादा लेवल में बढ़ जाती है। तो क्या बच्चों, ये डेंसिटी का ऑर्डर रहता है। यहाँ पर क्या है बच्चों, ऐसा क्यों होता है, यहाँ से यहाँ तक बच्चों, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से बच्चों, सेम साइज है बच्चों, साइज क्या है बच्चों, सेम है, बट मास बहुत बड़ा है। क्या बच्चों, मास क्या है, बढ़ा है, इसलिए डेंसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई। ठीक है। और यहाँ पर क्या है बच्चों, यहाँ पर क्या है बच्चों, नॉर्मली मास बढ़ा है, मास बढ़ा इसलिए डेंसिटी बढ़ी इधर चलने पर। अब एक चीज़ और बताऊँ, यहाँ पर एक बात यहाँ लिखनी होगी बच्चों, मास इज डोमिनेटिंग फैक्टर। मास यहाँ पर डोमिनेटिंग फैक्टर, मास ज़्यादा इफेक्टिव है, मतलब समझ रहे, मास डोमिनेटिंग है और साइज उतना डोमिनेटिंग नहीं है बच्चों। तो ये बात हो गई किसकी, डेंसिटी की। तो आज बात करी हमने तीन बातें। सबसे पहले बात करी आयनाइजेशन पोटेंशियल की, दूसरी बात करी मेटेलिक करैक्टर की, तीसरी बात करी किसकी, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की, चौथी डेंसिटी की। चार बातें हो गई बच्चों, और आई होप चारों बातें आपकी समझ में आई होगी। और अच्छे से नोट्स प्रिपेयर करना, इसके क्वेश्चन लगाना, और एक एक क्वेश्चन आप कर पाएंगे। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मस्त रहिए, बिंदास रहिए और पढ़ाई कीजिए।